सो हेलो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, यार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दो कि आपकी फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हो, कैसे चल रही है आपकी एग्जाम्स की तैयारी। यार फटाफट बताओ। मुझे पता है यार काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वक्त भी आराम कर रहे होंगे, लेकिन बच्चों अगेन बताना चाहता हूँ कि यार अगर मैं आपके लिए इतना रात दिन एक करके वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, तो आप लोग खुद के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए क्या थोड़ा मेहनत नहीं कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए यार, तभी तो जाके आपके 80%, 85, 90%, 90+% मार्क्स जो आपके एग्जाम में बनेंगे, और उससे आपके माँ बाप को बहुत खुशी होगी, क्योंकि यार उनका हार्ड अर्न मनी जो वो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, रात दिन एक करके आपके फादर या फिर मदर जॉब करते होंगे, पैसे लाते होंगे, और आपका इतना सारा स्कूल का फीस या फिर अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी जाते होंगे तो वहाँ पे इतने सारे फीस भरते हैं, तो वो सिर्फ एक ही उम्मीद में करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे नंबर से पास हो जाए, अच्छे मार्क्स लेकर आए और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाए। और इसी सपने को साकार करने के लिए मैं भी आपके लिए रात दिन एक करके मेहनत करता हूँ, ताकि हर बच्चा हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। बेटर क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, और एक बार सारे चैप्टर्स को आप समझ लोगे, कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लोगे, तो अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसी के लिए हमने पिछले 4-5 साल से आपके लिए कई सारे वीडियोस बनाए हैं। जैसे कि आप जानते हैं पूरा सिलेबस ऑलरेडी एक बार हमने पढ़ा के रखा हुआ है, पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ्स सब्जेक्ट, पूरा एसएसटी सब्जेक्ट, लेकिन दोबारा से न्यू डिजिटल बोर्ड के ऊपर बेटर क्वालिटी के साथ, अपग्रेडेशन के साथ आप लोगों को दोबारा सब कुछ पढ़ाने जा रहा था, और ऑलमोस्ट सब चीज़ पढ़ा दिया है। आप देख सकते हो 7th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो हम साइंस में चैप्टर 18 तक पहुंच गए, मतलब मात्र इसके बाद एक और चैप्टर जो है वो रह जाएगा, एक या दो चैप्टर है, वो फटाफट से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बस मेरा साथ देना, बने रहना हमारे साथ। चलिए इस चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे। तो ये चैप्टर जो है इसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 18, साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, साउंड प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड क्या होता है, और किस तरीके से साउंड के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। तो इस चैप्टर को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, और आज का जो वीडियो है ये हमारा फुल चैप्टर का वीडियो, यानी एक ही चैप्टर के, एक ही वीडियो के अंदर ये फुल चैप्टर हम पढ़ा देंगे। लेक्चर्स नहीं है इसमें, क्योंकि ये छोटा चैप्टर था, तो 2 लेक्चर बनाने के लिए मैं बना सकता था, 10-10, 15-15 मिनट के 2 वीडियो बन जाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर 20-25 मिनट के अंदर ही अंदर ये पूरा वीडियो आप अगर देख लोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो लास्ट का टाइम है, हम भी आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी हमारा साथ दे देना बाय शेयरिंग आवर वीडियोस। जितना हो सके हमारे वीडियोस को लाइक अच्छा करो, अच्छे कॉमेंट्स आप कर सकते हो, ताकि बच्चों तक रीच आउट हो सके हमारे वीडियो को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके साथियों में होंगे, आपके कोई छोटा भाई होगा जो 6वीं में होगा, 7वीं में आने वाला होगा, उसको सभी हमारे 7वीं के वीडियोस को आपको शेयर करना है, ताकि हमसे आके वो अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से अच्छा मार्क्स निकाल के अपने माँ बाप को खुश कर सके। बस यही मेरा सपना है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साउंड का मतलब क्या होता है। देखो, साउंड कोई भी चीज, जैसे ये मैं अभी यहां पे क्या कर रहा हूं, एक चुटकी बजा रहा हूं, ठीक है, तो आपको साउंड दे रहा है। मैं कुछ बात कर रहा हूं, आपको साउंड सुनाई दे रहा है। अगर मैं ताली बजा रहा हूं तो वो भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये घड़ी को भी ऐसा ऐसा कर रहा हूं तो भी आपको शायद ऐसा मेटल जैसा साउंड सुनाई देगा। ठीक है, इस मार्कर को इधर पे मैं मार रहा हूं तो भी टक 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 आवाज आ रहा है, यहां पे मारूंगा टक 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 आवाज आएगा। तो ये क्या है? साउंड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा कि साउंड का बेसिक मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साउंड का बेसिक मतलब होता है एक रिदमिक वाइब्रेशन कोई भी ऑब्जेक्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी साउंड कब प्रोड्यूस हो सकता है? कोई भी साउंड तभी जाके प्रोड्यूस हो सकता है जब वहां पे वाइब्रेशन हो। यानी साउंड का डेफिनेशन तो यही बोलता है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय द रिदमिक वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन रिदमिक वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमेशा एक जैसा वाइब्रेशन अगर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ताली बजाते रह रहा हूं, ठीक है, यहां पे क्या कर रहा हूं, ताली क्लैप कर रहा हूं, क्लैप कर रहा हूं, क्लैप कर रहा हूं, तो अगर मैं क्लैप करता रहूंगा तो सेम साउंड निकलता रहेगा। तो जिस प्रकार से रिदमिक वाइब्रेशन हो रहा है, जैसा 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 मैं अलग अलग तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट करूंगा, वैसा वैसा अलग अलग तरीके से साउंड जो है वो निकलेगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज साउंड। अब ये जो साउंड होता है, जैसे आपको हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड में पढ़ाया भी है, तो ये जो साउंड होता है, ये साउंड ट्रैवल भी करता है। तो साउंड हमेशा ट्रैवल करता है वेव्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ये थोड़ा और आप बड़े स्टैंडर्ड में जब जाओगे, 8 में 9 में, तो थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगा। वैसे अभी आपके सिलेबस में ये है नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूं, क्योंकि मेरा काम क्या है कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देना। तो जो भी साउंड निकलती है, जैसे मैंने क्या बोला, साउंड निकलेगी कहां से? जहां पे वाइब्रेशन होगा। कोई भी चीज की वाइब्रेशन कहीं पे भी हो रही होगी, वो साउंड निकालेगा। ठीक है, अब वो जो साउंड निकलेगा वो ट्रैवल कैसे करेगा? तो साउंड ट्रैवल करता है वेव्स के फॉर्म में। जैसे मैंने अभी कुछ बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं मतलब मेरे गले में से जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसमें क्या प्रेजेंट है दोस्तों? वोकल कॉर्ड। जो आप 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, तो एक गले में यहाँ पे लैरिंग्स का पोर्शन है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और उस वोकल कॉर्ड में से आवाज निकलती है, और उस आवाज को जीभ जो है हमारी कन्वर्ट करती है कि क्या बोलना है। करेक्ट है, लेकिन आवाज यहां से आ रही है। तो ये जो आवाज जो निकल रही है, यहां पे अगर आप टच करके देखोगे तो यहां पे वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। तो वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? वाइब्रेट करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो हम लंग से हवा निकालते हैं,
ऐसा जो हवा निकालते हैं तो लंग्स के प्रेशर, एयर के प्रेशर के कारण ये गले में से जो लोकल वोकल कॉर्ड है वो क्या होता है, वाइब्रेट करने की वजह से हमारे मुंह से आवाज निकलती है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द साउंड। लेकिन साउंड जब निकलेगी तो वो ट्रैवल करेगी वेव्स के फॉर्म में और ये हर जगह फैलती है। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कोई भी साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज जिससे साउंड ट्रैवल हो जाए। जैसे कि क्या होता है कि साउंड या तो हवा में से ट्रैवल हो सकता है, या तो अगर मैं बात करूं, जैसे एक सिंपल सी बात है, ठीक है, मैं यहां पे बताता हूं कि कोई भी सॉलिड में से ट्रैवल हो सकता है, या फिर कोई भी लिक्विड में से ट्रैवल हो सकता है, या फिर कोई भी गैस में से ट्रैवल हो सकता है। तो अगर कोई सॉलिड चीज है साउंड उसमें से ट्रैवल हो जाएगा, कोई लिक्विड वाली चीज है साउंड उसमें से ट्रैवल हो जाएगा, गैस जैसे कि हवा वगैरह होता है उसमें से जो साउंड है वो ट्रैवल हो जाएगा। जैसे यहां पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट है, हवा प्रेजेंट है, तो मैं कुछ बोल रहा हूं आप तक सुनाई दे रहा है क्योंकि ये हवा के माध्यम से, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप तक पहुंच रहा होगा क्योंकि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, लेकिन समझ लो कि आप मेरे पास पढ़ रहे होते ऑफलाइन। जैसे मान लो आप मेरे सामने बैठे होते तो आपको मेरी आवाज फिर भी सुनाई देती, तो मैं जब कुछ बोलता तो ये हवा के माध्यम से जो मेरे साउंड वेव से वो आपके कानों तक पहुंचते और आपका कान उसको सेंस कर लेता है। जो कि हम और 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है साउंड, उसमें ईयर के बारे में दिया है कि ईयर कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है 3 टाइप के ईयर होते हैं, ईयर में भी 3 हिस्से हैं, 3 टाइप के मतलब 3 हिस्से होते हैं। एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है और इनर ईयर होता है, ठीक है। एक कोचलिया होता है जो कि आपका ब्रेन से कनेक्ट करता है कि आपका ब्रेन समझ पाता है कि ये साउंड किस बारे में। ये सब चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले स्टैंडर्ड्स में, लेकिन आप लोग का भी स्टैंडर्ड बहुत छोटा है, बेसिक है, तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आता है, ठीक है। तो कोई भी साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। कोई भी मीडियम नहीं रहेगा मतलब क्या रहेगा, वहां पे वैक्यूम रहेगा। तो अगर कोई भी मीडियम नहीं है वहां पे वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम मतलब क्या होता है, कोई भी चीज नहीं है वहां पे, पूरा का पूरा सन्नाटा है, वैक्यूम है, तो कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। इसके लिए स्पेस में कोई साउंड सुनाई नहीं देती। तो ये सब चीजें था जो उम्मीद करता हूं आपको मैंने समझाने की कोशिश की। अब बात कर लेते हैं मोशन की। तो जैसा मैंने बोला कि मान लो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, आप साउंड निकाल रहे हो। एक तानपुरा होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है तानपुरा, एक लंबा गिटार जैसे होता है ना, पहले के जमाने में बजाते थे, उसमें स्ट्रिंग होता है। जैसे गिटार में भी आप देखोगे तो स्ट्रिंग होता है, वो स्ट्रिंग को बार बार हिलाना पड़ता है। एक छोटा सा वो होता है कुछ तो उसका नाम है मेरे को पता नहीं, लेकिन छोटा सा एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, उससे आप बजा सकते हो या फिर उंगली से भी कर सकते हो, नाखून लेकिन छिल जाते हैं उससे, ठीक है। तो वो जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी तो ही साउंड निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्ट्रिंग होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है और मूव करता है एक साइड सेंटर पोजिशन के, एंड वापस से आ जाता है सेंटर पोजिशन में। मतलब समझ लो कि आपका स्ट्रिंग है तो आप इसको कंटिन्यूसली हिला रहे हो, तो ये कंटिन्यूसली आपका स्ट्रिंग जो है हिलेगा। तो पहले सेंट्रल पोजिशन में था, पीछे जाएगा, फिर वापस उसको छोड़ोगे तो वापस से अपने पोजीशन में आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस अपने पोजीशन में आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये मेरे इसको देखो मार करके देखो, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली एक अपना प्लेस को चेंज कर रहा है और कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहा है सेंट्रल पोजीशन के अकॉर्डिंग। और यही जो मोशन कर रहा है वो बार बार ऊपर नीचे जो मोशन कर रहा है, ये जो मोशन ऑफ स्ट्रिंग होता है ना, ये रिपीट हो रहा है बार बार, सेम अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो इस मोशन को क्या कहते हैं दोस्तों, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, दिस मोशन इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन, ठीक है, याद रहेगा। तो कोई भी साउंड का केस है जिसमें कोई भी चीज वाइब्रेट हो रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे, बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, तो उस मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें समझ में आ गया, क्या था ये, ओके। अब एक और चीज है जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे है जो कि है ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन। ये 3 अलग अलग टॉपिक है लेकिन तीनों आपस में लिंक्ड है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि एक झूला है, स्विंग आपको पता ही है, स्विंग का मतलब होता है झूला, ठीक है, बहुत इजीली आपको पता ही होगा स्विंग का मतलब क्या होता है बच्चा, झूला। अब ये जो झूला है, हर लोग बचपन में झूला झूल चुके होंगे, मैं भी झूला हूं, आप लोग भी झूला होंगे। तो हम लोग झूले को क्या करते हैं, पहले आगे लेके जाते हैं, फिर वो उसको छोड़ देते तो पीछे आता है, फिर ऐसे आगे जाता है। तो हर कोई लोग गार्डन में जाते हैं या फिर आपके सोसाइटी में बचपन में या फिर कहीं ना कहीं आपने मेला वगैरह घूमने होंगे तो झूला जरूर झूल होगा, ठीक है। तो जब झूला हम झूलते हैं तो वो क्या करता है, बैक एंड फोर्थ जाता है, मतलब एक बार पीछे फिर आगे, फिर पीछे फिर आगे। तो ये जो मोशन होता रहता है, इस मोशन को ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटर बोलते हैं, माफ करना, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटर बोलते हैं। मोशन को तो ऑक्सीलेटर मोशन बोलेंगे, लेकिन उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटर। कोई भी चीज बार बार, जैसे मान लो कि सिलेंडर होता है, कौन सा सिलेंडर, जो आपके बाइक में होता है, ठीक है, जो इंजन होता है ना, इंजन के अंदर एक पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर सिलेंडर होता है जो कंटिन्यूअसली ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। तो कोई भी चीज बार बार सेम पोजीशन में ऊपर नीचे बैक एंड फोर्थ आगे पीछे होती रहेगी, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ऑक्सीलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई झूला मूव करता है एक एंड से लेके दूसरे एंड तक और रिटेन करता है अपने वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में, यानी झूला जो होता है वो पहले आगे जाया, फिर पीछे आया, फिर वापस से आगे वाले पोजीशन में गया, फिर पीछे वाले पोजीशन में गया, फिर आगे वाले पोजीशन में गया, फिर पीछे वाले पोजीशन में। और अगर आपको कोई फोर्स नहीं वहां पे लगा रहे हो तो धीरे धीरे वो ऐसे करते करते आके एक जगह पे अपने ओरिजिनल पोजीशन में आके रुक जाएगा, अगर कोई धक्का नहीं लगा रहा है, यानी कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन बोलते हैं, एक ऑक्सीलेशन, ठीक है। यानी एक बार आगे गया, एक बार पीछे आया, आगे गया,
एक बार पीछे आया, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेशन। यानी एक बार बैक बैक, एक बार फोर्थ, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ, एक ही साइकिल को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीलेशन। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब जो ये बैक एंड फोर्थ बार बार हो रहा है, यानी आगे पीछे जो हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मोशन हो रहा है। तो ये मोशन अगर बार बार हो रहा है ऑक्सीलेटर का आगे पीछे या फिर कोई भी साइड में सेंट्रल पोजीशन के अकॉर्डिंगली, तो उस मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। उस मोशन को क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये तीन चीज था, ये आपको बस याद रख लेना है। इसके ऊपर बहुत सारे डेफिनेशन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में चीजें पूछी जा सकती है, तो इसको अच्छे से समझ के रख लो। क्लियर हो गया? ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक और टॉपिक जो हमें पढ़ना है जिसका नाम है दोस्तों एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई? ठीक है, एटीट्यूड जैसा सुनाई दे रहा है, लेकिन भाई वो अलग चीज है। एम्पलीट्यूड इज ए फिजिकल टर्म, फिजिक्स में अप्लाई होता है। तो होता क्या है, इसको समझो कि सबसे पहले मान लो कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजीशन एंड द पोजीशन बी इन स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब जैसे मान लो कि ये एक धागा ले लिया मैंने, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेक ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड, एक धागा ले लिया आधे मीटर का, उसको एक स्मॉल आयरन या फिर लकड़े के बॉल से उसको लटका दिया। आप लोग भी कर सकते हो, आपके घर में कोई बॉल होगा या फिर कुछ होगा तो ऐसे लटका दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब इसको लटकाने के बाद इसको अगर मैं थोड़ा सा मूव कर दूं, ठीक है, जैसे मान लो एक रस्सी से बॉल मेरा लटक रहा है और इस बॉल को थोड़ा सा फोर्स मार दूं, पुश कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा। तो समझ लो ओरिजिनल पोजीशन ये था, ये ओरिजिनल पोजीशन बॉल का था। तो जब भी मैं धक्का दिया तो पहले आगे जाएगा, फिर वापस से पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा पीछे आएगा, और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो दोनों पोजीशन, पीछे जाने वाला पोजीशन और आगे जाने वाला पोजीशन, दोनों यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ करके दिया हुआ है। समझ रहे हो कैसा ये है? तो ये आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया, तो ये पेंडुलम जैसा काम करेगा। उस चीज को, उस ऑक्सीलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं कि बार बार आगे पीछे हो रहा है, मतलब ऑक्सीलेटर है, तो उस चीज को हम लोग पेंडुलम बोलते हैं। और ये घड़ी में इस्तेमाल होता है, आपको पता है ना पेंडुलम, पेंडुलम घड़ी होती है जो टिंग टिंग, 2 बजेगा तो 2 बार टिंग टिंग करता है, 3 बजेगा तो 3 बार टिंग 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 करता है। देखा है पेंडुलम घड़ी, जो हमेशा पेंडुलम करके से झूलता रहता है, वो घड़ी देखा है? सबके घर में होगा भी या फिर नहीं भी होगा तो भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो उसको पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो ऑक्सीलेटरी मोशन है पेंडुलम को अगर दिया जाए, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन रहेगा जो आपका ओरिजिनल पोजीशन था और कोई आगे वाला है, तो कोई भी पोजीशन बी या फिर सी का, तो उसी चीज को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। यानी कि कोई भी अपने ओरिजिनल पोजीशन से एकदम स्ट्रेच होके एक दूसरे पोजीशन पे अगर जाता है, यानी ए से सी पे गया या फिर ए से बी पे गया, तो कोई भी एक पोजीशन में या फिर आगे वाला पोजीशन या फिर पीछे वाले पोजीशन में कोई भी एक पोजीशन में हो जाता है, तो उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, या फिर यहां से लेके यहां तक का, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, तो ये वाला जो डिस्टेंस या फिर ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा बच्चा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑक्सीलेशन। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑक्सीलेशन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, अब एक और 2-3 चीज याद रख लेना। अगर मैं बात करूं स्ट्रेच रबर की, रबर जो है उसको स्ट्रेच करते हैं, ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी याद रख लेना कि कोई भी नाड़ा, देखा नाड़ा, पैंट में लगता है नाड़ा, वो नाड़ा को जोर से खींचो फिर छोड़ दो, अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। खींचो कोई रबर बैंड बाल में लड़कियां लगाती है रबर बैंड, उसको खींचो फिर छोड़ दो, वापस से अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, कोई भी चीज जब फोर्स के साथ खींची जाती है और फोर्स अप्लाई होने के बाद जब उसको छोड़ दिया जाता है तो अपने पोजीशन में वापस जब आ जाता है, उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, याद रखना। ठीक है, और जब भी कोई स्ट्रेच रबर बैंड को हम देखेंगे तो वाइब्रेट करता है, तो समझ लेना इलास्टिक उसके ऊपर काम कर रहा है, और पेंडुलम जो है वो ऑक्सीलेट करता है बिकॉज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स है, ये आपको बाय हार्ट करके चलना है, याद करके चलना है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था आपका एम्पलीट्यूड। ओके, अब एक और टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम क्या है बच्चा? वो है दोस्तों टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन एंड फ्रीक्वेंसी। अभी अभी हमने देखा पेंडुलम ए से बी या फिर ए से सी पोजीशन पे वो जा रहा था, तो इस केस में भी जो टाइम रिक्वायर्ड लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जा रहा होगा आ रहा होगा तो एक टाइम लग रहा होगा, तो द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑक्सीलेटर टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। मैंने आपको पढ़ाया था वन ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से एक पोजीशन पे गया और वापस से अपने पोजीशन में आया, मतलब एक साइकिल उसने कंप्लीट किया, तो उसको हम लोग वन ऑक्सीलेशन बोलेंगे। तो अगर एक ऑक्सीलेशन करने के लिए उसको जितना समय लगेगा उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेटर। और इसके पहले प्रीवियस एक्टिविटी में जो हमने देखा कि जो ऑक्सीलेटर था वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, बी से लेके ए तक आ रहा है, फिर वापस ए से लेके सी तक आ रहा है, देखो सेम, ठीक है ना, ए पे था, ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे वापस आया होगा, फिर ए से सी पे गया होगा, फिर सी से ए पे वापस आया होगा, और ये कंटिन्यूअसली ऐसा पेंडुलम वाइब्रेट ऑक्सीलेट कर रहा होगा। तो ये जो पोजीशन है कि बी से ए पे गया, फिर ए से सी पे आया, फिर सी से ए पे गया, सी से वापस ए पे गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर टी से।
तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट बाय एन ऑक्सीलेटर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। यानी टाइम पीरियड तो समझ लिया आपने, और उसी का 1 अपॉन में कर दोगे, यानी टाइम पीरियड का रेशियो ले लोगे 1 अपॉन में, तो वो बन जाता है फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका यहां तक तो क्या हो गया डेफिनेशन, यहां तक हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। लेकिन अगर आपको कोई पूछता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो यहां से लिख देना कि द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड बाय एन ऑक्सीलेटर इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन वो कर रहा है। ठीक है ना, 1 सेकंड में कितने बार कर रहा है, एक ही बार कर रहा है ऑक्सीलेशन, या 2 बार कर रहा है, या 3 बार कर रहा है, 10 बार कर रहा है, 100 बार, 1000 बार, कितने बार कर रहा है वो ऑक्सीलेशन 1 सेकंड में। तो उस 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन वो करेगा, उस चीज को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो टोटल मोशन बी ए सी ए बी से लेके जो भी प्रीवियस एक्टिविटी में हो रहा है उसको 1 ऑक्सीलेशन बोलेंगे, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के लिए लिखते हैं हम लोग एन स्मॉल लेटर, तो एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टी हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अकरिंग इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट याद रख लेना, हर्ज होता है। ठीक है, एच जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, फुल फॉर्म होता है हर्ज। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन का, मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया, साथ में फॉर्मूलेज बता दिए, और कैसे इसको याद रखना है वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे, क्वेश्चन मतलब टॉपिक है, वो है हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड। अब ये पिच क्या होता है, आपने एक पिच से सुना होगा, क्रिकेट में पिच होती है, क्रिकेट खेला जाता है उस पिच के ऊपर। लेकिन एक पिच का मतलब ये होता है कि साउंड में भी एक साउंड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा चुभने वाला साउंड होता है। कभी कभी ऐसा साउंड सुना है, एकदम जोर से कोई सीटी मार रहा है तो आपको अजीब सा लग रहा है, एकदम होता है वो साउंड। तो अगर अजीब सा लग रहा है वो साउंड सुनने में, एकदम चुभ रही है वो साउंड ऐसा, तो वो साउंड होती है हाई पिच साउंड। और कभी भी कोई साउंड मोटा आवाज में निकलता है, जैसे शेर दहाड़ मारता है, तो ये जो साउंड होती है वो लो पिच होती है। तो पहले समझते हैं पिच का मतलब क्या होता है। तो पिच का मतलब ये होता है द हाईनेस और लोनेस ऑफ ए साउंड, यानी साउंड कितना ज्यादा हाईली चुभ रहा है या फिर लो है साउंड, उसको बोलते हैं पिच ऑफ द साउंड। ठीक है, तो पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी साउंड वेव का पिच अगर आपको पता करना है तो उसका फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने बोला यहां पे कि अगर फ्रीक्वेंसी हायर है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हायर है मतलब जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हो रहा होगा 1 सेकंड में वो ज्यादा हो रहा रहेगा, मतलब जोर से हो रहा रहेगा। समझ में आ रहा है जो मैंने आपको अभी भी इसके पहले एक्सप्लेन किया, टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन का डेफिनेशन क्या था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन का मतलब ये था कि कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है 1 सेकंड में अंदर, वही था आपका फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टी द फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तभी तो हाई पिच होगा, तो अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी हायर होगा तो पिच ऑफ साउंड भी हायर होगा। और एग्जांपल क्या है हाई पिच साउंड का, सीटी जोर से जो बजाता है, ठीक है ना, ऐसा बजाया, मेरा तो नहीं निकलता उतना, लेकिन जो सीटी जोर से बजाता है ऐसा ऐसा करके, तो उसका साउंड का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, और इसीलिए पिच, वो साउंड का पिच भी हायर होता है, ज्यादा देर तक, ज्यादा दूर तक सुनाई देता है। या फिर कोई बच्चा रो रहा है तो बच्चे की आवाज भी एकदम ये होती है ना, पतली होती है, अगर आप देखोगे एज कंपेयर टू आदमी, तो उसकी जो पिच होती है वो काफी बड़ी होती है, काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए उसकी पिच भी ज्यादा होती है। तो ये हो गया हायर फ्रीक्वेंसी। वैसे लोअर फ्रीक्वेंसी अगर है, यानी किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कम हो रहा होगा 1 सेकंड के अंदर, तो ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका जो पिच रहेगा साउंड का वो भी कम रहेगा, यानी लोअर रहेगा। एग्जांपल है ड्रम बीट, ड्रम बजता है, डंग 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 बजता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन था वो कम हो रहा है टाइम पीरियड के हिसाब से, और इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और इसीलिए वो क्या है, लो पिच साउंड है, याद रखना। या फिर लायन दहाड़ मारता है, ये सब कुछ एग्जांपल है, इसको अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लो, याद कर लो। ये भी बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया ये टॉपिक भी। अब आगे बढ़ जाते हैं, और भी 1-2 टॉपिक है, इसको देख के फिर ये चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अभी जो साउंड का इंटेंसिटी है, ये है क्या, बहुत ही मजेदार चीज है भाई। देखो साउंड जो होती है ना, उसकी भी एक बोलते हैं ना गर्जना होती है, साउंड जोर से आना है, इंटेंसिटी बोलते हैं ना, कितना हाई इंटेंसिटी का साउंड है हम लोग बोलते हैं ना, तो वही चीज है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब होता है लाउडनेस, कितना साउंड एकदम लाउड है या फिर कितना ज्यादा सॉफ्ट है। तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज इंडिकेटेड बाय 2 टर्म्स, नेमली इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड लेवल। उसको हम साउंड लेवल भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम लोग साउंड लेवल भी बोलते हैं, कि साउंड का लेवल बहुत ज्यादा, हम बोलते हैं ना कभी कभी डीजे बजता है बहुत लेवल हाई है उसका, तो साउंड लेवल इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एज परसीव्ड बाय द ईयर। हमारे कान में अगर कोई भी आवाज जोर से सुनाई दे रही है, ठीक है, मैं यहां पे पिच की बात नहीं कर रहा हूं, पिच इज द डिफरेंट कंसेप्ट, यहां पे बात करो कितना तेज सुनाई दे रहा है आपके कानों में, लग रहा है यार आवाज बहुत बहुत तेज लग रहा है यार, स्लो करना आवाज, टीवी लगाते हैं बहुत तेज बज रहा है यार भाई थोड़ा वॉल्यूम कम कर दे, हम बोलते हैं ना, तो वो क्या है, इंटेंसिटी है साउंड का, लेवल है, साउंड का लेवल है।
तो वो हमारे कान पे जोर से सुनाई देगा तो इंटेंसिटी हायर है, कम सुनाई देगा तो लोअर है। तो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, यानी जो एम्पलीट्यूड रहेगा वाइब्रेशन का, जो हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा, अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है और उसका भी स्क्वायर लेना है तो वो किसके बराबर रहेगा, आपके प्रोपोर्शनल रहेगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड के। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो इफ द एम्पलीट्यूड इज डबल, अगर किसी भी साउंड का एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाए तो साउंड का इंटेंसिटी भी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी जो आपका इंटेंसिटी रहेगा साउंड का वो क्या है, लगभग आपके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड को आप अगर डबल करोगे तो ये उसका 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 4 गुना करोगे तो वो 16 गुना हो जाएगा। और इसीलिए डीजे जो होते हैं ना, डीजे ऑपरेटर्स, आपको पता है वो एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। कभी सुना है आपने एम्पलीफायर वर्ड? मैं तेरा एम्पलीफायर फायर, सुना है ना गाना? तो एम्पलीफायर इज नथिंग बट जो डीजे वाले होते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते हैं, वो उनके पास एक बहुत बड़ा पैनल होता है, उसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती है। तो उसमें एक और सेटिंग होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ाने की, यानी एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की। तो कोई साउंड की, ऑब्वियसली साउंड मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी म्यूजिक के अंदर, कोई भी गाने के अंदर क्या है, साउंड है। तो साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाएगा, तो साउंड का एम्पलीट्यूड जैसे बढ़ाओगे तो साउंड जोर से सुनाई देगा। और इसीलिए कॉन्सर्ट में, डीजे वगैरह में ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ साउंड से हमें एक और चीज पढ़ना है कि कितना डेसिबल, क्योंकि साउंड का यूनिट जैसे मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, लेकिन साउंड का इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल। कितना डेसिबल ऑफ साउंड रहेगा वो डिसाइड करते हैं ऑथोराइज्ड मेंबर्स, यानी जो भी अथॉरिटी वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इतना डीजे बजना चाहिए, इतने डेसिबल के साउंड तक बजना चाहिए। उसके ऊपर गया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे डेसिबल से हमें पता चलेगा। तो हमारा जो ऑडिबल साउंड का जो बिगिनिंग होता है वो 0 डेसिबल से होता है। नॉर्मल ब्रीथिंग जो हम लोग करते हैं, सांस लेते हैं ना, ये होता है 10 डेसिबल। मरमरिंग फ्रॉम 5 मीटर्स अवे, यानी कि अगर आप 5 मीटर दूर है, 5 मीटर मतलब 5 हाथ का दूरी, 5 मीटर मतलब 5 हाथ का दूरी, 5 हाथ के दूरी पे अगर कोई इंसान खड़ा है और वो कुछ भी आपस में बात कर रहे हैं, बड़बड़ा रहा है ना, तो भी हमें वो सुनाई देगा। तो वो 30 डेसिबल का साउंड रहेगा, ठीक है। नॉर्मल कन्वर्सेशन कोई इंसान के बीच में हो रही है तो वो 60 डेसिबल का होता है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है, उसमें बहुत सारी गाड़ियां अपना पाँव 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 दबा रही है, वो आपका 70 डेसिबल का साउंड होता है। फैक्ट्रीज में से जो आवाज आती है वो 80 डेसिबल का होता है। जेट इंजन जो आपकी एरोप्लेन उड़ती है उसमें से जो साउंड निकलता है 130 डेसिबल का होता है, ठीक है ना। ईयर स्प्लिटिंग साउंड जो होता है आपका वो 120 होता है। हियरिंग इट्स टेम्परली अफेक्टेड बाय द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर मान लो कि बहुत तेज साउंड है तो आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं, जैसा शायद आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मेरा कान का पर्दा ऑलरेडी फट चुका था बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, उसमें झटका लग गया था। एंड ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि 80% हील हो चुका है। दैट इज द गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। जिनको नहीं पता था मैं बताना चाहता था अगेन, क्योंकि 10th वाले को जब मैं लाइव ले रहा था उसी दौरान, मतलब उसी टाइम पे नहीं, मतलब उसी रेंज के डेट के रेंज में मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ था। तो 10th वाले को तो पता था, शायद आप लोग को मैंने ये चीज़ शेयर नहीं की थी, बट कोई बात नहीं। तो हियरिंग जो होता है वो आपका कब तक रहता है, मतलब कब तक अच्छा रहेगा, जब आपका साउंड बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत तेज आवाज है तो आपके कान में प्रॉब्लम हो जाएगा। और लगभग अगर वो साउंड 1000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसका लेवल जो होगा इंटेंसिटी का 100 डेसिमल से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपके कान के पर्दे फट सकते हैं और टेम्पररी आप बहरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्कर्स काम करते हैं एरोप्लेन के नजदीक में, ये सब चीज दिक्कत आती है। ट्रेन के इसमें काम करते हैं, ठीक है ना, स्टेशन पे काम करते हैं, वो कंटिन्यूस आवाज जो आती है ना, बहुत दिक्कत देती है। तो ये था कुछ चीजें जो याद रख सकते हो आप लोग, इसको भी अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। क्लियर है, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और 1-2 टॉपिक से उसको भी कवर कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है दोस्तों ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। अब ये होता क्या है? ऑडिबल मतलब सुनने वाला साउंड, इंफ्रा मतलब कम सुनने वाला, और अल्ट्रा मतलब उससे भी ज्यादा। तो मैं आपको बताता हूं कि 3 रेंज होते हैं साउंड के, और साउंड के रेंज डिसाइड कौन करता है? उसका फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक होता है पहला ऑडिबल साउंड, जैसे मैंने बोला, तो ऑडिबल साउंड ऐसा साउंड होता है जो ह्यूमन बीइंग को सुनाई दे सके। इंसान को जो सुनने वाला जो साउंड है उसको ऑडिबल साउंड बोलते हैं, और उसकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो रेंज करती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। यानी अगर कोई भी साउंड है, कोई भी साउंड, कोई म्यूजिक है, कोई डीजे है, कोई भी है, अगर उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, ठीक है, तो वो जो साउंड है हम इंसान सुन पाएंगे। लेकिन अगर 20 से नीचे आ गए, 19 भी हो गया, और इधर 20,000 से 20,001 भी हो गया, तो भी हम सुनाई नहीं देगा हमें। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो इंसान को सुनने वाला साउंड वही साउंड है, वही साउंड सुनाई देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है। तो ये है आपका ऑडिबल साउंड। वैसे दूसरा है इंफ्रा साउंड। अब इंफ्रा का मतलब क्या होता है? कम सुनने वाला। तो इंफ्रा साउंड ऐसा साउंड होता है जिसकी साउंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 19, ठीक है ना, 20 से कम हो गई ना, तो 20 से कम 19 हो गया, 18 हो गया, 3, 4 हो गया। तो ये साउंड जो होगी वो साउंड तो है, साउंड वेव्स निकल रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम इंसान उसको नहीं सुन पाएंगे। तो हमारे लिए तो वो सुनने वाला साउंड नहीं है। लेकिन
हम नहीं सुन पाएंगे तो क्या और कोई भी नहीं सुन पाएगा? नहीं, ये गलत है। इसकी साउंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, तो इंसान तो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो इस साउंड को सुन सकते हैं। तो ओनली ऑडिबल टू वेल्स, वेल मछली, एलिफेंट्स हो गए, राइनोसोरस हो गए, ये कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इस टाइप के साउंड को सुन पाते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होता है। और तीसरा जो साउंड होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, और इसको अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहा जाता है। ये शायद आपने सुना भी होगा, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये जो अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, इसकी जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 से ज्यादा होती है। मतलब इतना फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है कि भाई एक सेकंड के अंदर कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हो रहा है, सोचो सोचो, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा है ना। तो ये 20,000 से भी ज्यादा रहेगा, और तो ऑब्वियसली 20,000 से ज्यादा है तो हम इंसान तो सुन नहीं पाएंगे। तो भाई हम इंसान नहीं सुन पाएंगे तो कुछ ऐसे जानवर होंगे जो शायद ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड सुन पाए। तो ऐसे कौन से जानवर है? ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हियर, बट डॉग जो होते हैं, बैट्स जो होते हैं, ये साउंड सुन पाते हैं। और इसीलिए कोई भी चीज जैसे अर्थक्वेक जैसे कुछ ऐसी चीजें आने आती है, सबसे पहले डॉग्स को, बैट्स को, ये सबको पता चल जाता है क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड सुन पाते हैं। और बैट्स तो अल्ट्रासाउंड निकालते ही है ना अपने मुंह से, ऐसा निकालते हैं, अंधेरे में भी उड़ पाते हैं ताकि वो साउंड जाके टकराए किसी ऑब्स्टिकल से, इको के तौर पे वापस से उनको सुनाई देता है और वो उड़ पाते हैं रात के अंधेरे में भी बिना आंखों के। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने इस चीज को पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं ये तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? चलो एक आखिरी टॉपिक है कि ये जो अल्ट्रासाउंड जो हमने पढ़ा, इसका क्या क्या विशेषताएं हैं, यूजेस है, बात कर लेते हैं यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड की। तो सबसे पहले टू क्लीन द डेलिकेट ऑर्नामेंट्स एंड द टाइनी पार्ट्स ऑफ वॉच। घड़ी होती है, घड़ी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अब उसको गंदगी है, कुछ क्लीन करना है, तो मैं क्या वैक्यूम क्लीनर मार के क्लीन करूं, फूक मार के क्लीन करूं? नहीं। तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है क्योंकि उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि उसके वाइब्रेशन से, उसकी फ्रीक्वेंसी के वजह से वो जो पार्टिकल्स है जहां पे इंसान का हाथ नहीं पहुंच सकता, हवा नहीं पहुंच सकता, वहां पे वो पहुंच के उसको क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा टू ऑब्जर्व द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम बीमार पड़ते हैं या फिर कोई चीज हमें तकलीफ होती है इंटरनली, जैसे मेरा पेट दुख रहा है, किडनी के साइड दुख रहा है, लीवर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ। बोलता है कि नहीं? सोनोग्राफी कराओ। ये तो वर्ड सुना होगा, सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी इज नथिंग बट द अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि एक ऑर्गन, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका कंप्यूटर से कनेक्शन होता है। वो ऑर्गन, वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपका रखा जाता है और उससे एक अल्ट्रासाउंड पास किया जाता है, अल्ट्रासाउंड निकलता है उसमें से। अल्ट्रासाउंड पास करके उसका एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि उसका इमेज, हल्का धुंधला इमेज जो होता है, लगभग कंप्यूटराइज इमेज कंप्यूटर पे दिखाई देता है। तो उससे पता चलता है कि वो ऑर्गन्स में कुछ डैमेज है क्या, कुछ दिक्कत है क्या, तो उससे पता चल जाता है। और खासकर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, जो औरत माँ बनने वाली होती है, तो उसके टाइम पे बच्चे को देखने के लिए कि कैसा वो सही सलामत है कि नहीं, तो वो चीज़ पता चलता है। ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को ऑब्जर्व करता है। साथ ही में ट्यूमर्स को, कहीं पे भी ब्रेन में आपके ट्यूमर है तो उसको भी ऑब्जर्व कर लेगा। मेटल के अंदर कोई क्रैक्स है, कोई फॉल्ट है, उसको ऑब्जर्व कर लेगा। रडार सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड रैंगिंग, जिसमें अल्ट्रासाउंड को पास किया जाता है। ठीक है, बताया था ना मैंने शिप का एग्जाम्पल, अगर नहीं पता है तो आपको फिर से बता देता हूँ। रडार होता है, ये शिप है, तो इसमें से एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अब समुद्र कितनी गहराई में है, समुद्र का कितनी गहराई में है कुछ आपका, तो वो अल्ट्रासाउंड भेजता है, वापस आता है, इससे आपका पता चल जाता है। फिर वो वही चीज़ अपना इसमें होता है, सोनार में होता है। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, शिप का पोजीशन लोकेट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया, रडार एरोप्लेन से सब चीज़ में काम आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बस इसी के साथ आप देखोगे तो पूरा का पूरा चीज़ें हमने आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया। लगभग 28 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट समझ लो, आधे घंटे के अंदर अंदर हमने ये पूरे चैप्टर को आपको पढ़ा दिया। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो था आपका, एक तरीके से वन शॉट वीडियो था, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। लेकिन ये चैप्टर, हमारी मेहनत आपको कैसे लग रही है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। प्लीज़ ये मेहनत को वेस्ट मत होता ना, प्लीज़ जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को हमारे बारे में बताओ, शेयर करो, अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, जितने भी लोग हैं उनको इस चैनल पे बुलाओ और बताओ कि हम कितना उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस हमारी मेहनत को कहीं वेस्ट ना हो जाए, तो आप लोग वीडियोस देखो आके, अच्छा लाइक, अच्छा कमेंट्स करो। ठीक है, तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।